धनंजय कुमार की ओर से नमस्ते और इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है जो उन शिक्षकों और छात्रों को समर्पित है जो सामान्य अवलोकन और अपनी इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध ज्ञान से कहीं गहरी या अधिक गूढ़ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। एक हालिया वीडियो में मैंने अंकगणित को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की थी। संख्याएं वास्तव में क्या अर्थ रखती है। एक अन्य वीडियो में मैंने यह समझाने की कोशिश की कि वह कौन सी संख्या है जिसके उपयोग से हम इस विशाल ब्रह्मांड की हर चीज को, हर एक वस्तु को पूरी तरह से गिन सकते हैं। सारी रेत, सारे तारे, सारे पत्ते, सारे परमाणु, सारी आकाशगंगाएं, ब्रह्मांड में जो कुछ भी संभवतः मौजूद है उसे उस विशाल संख्या के द्वारा निश्चित रूप से गिना जा सकता है। और वह संख्या निश्चित रूप से अनंत नहीं है, क्योंकि अनंत को आप वास्तव में कभी भी गिन नहीं सकते हैं, यह असंभव है। तो इस गहरे और विस्तृत गणितीय दृष्टिकोण से, हालांकि यह जटिल या बहुत उन्नत गणित नहीं है, चलिए अब हम गणित के एक और महत्वपूर्ण और मौलिक पहलू की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है ज्यामिति, जिसमें विभिन्न आकृतियों और उनके सटीक मापों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका ध्यान आकर्षित करने और इसे और भी अधिक मज़ेदार बनाने का एक तरीका यह है कि हम रूप और आकार की सूक्ष्मता में गहराई से जाएं और उसे अच्छी तरह से समझें। शुरुआत करने के लिए मैं जानता हूं कि एक या दो महान प्रतिष्ठित विद्वानों और प्रख्यात वैज्ञानिकों ने इसे बहुत ध्यान से देखा है और अपनी गणित की कक्षा में इसका भरपूर आनंद भी लिया है। साथ ही कुछ कठोर सज्जा भी पाई है जो उनके सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। तो अवधारणा यह है, आप बिंदु को कैसे परिभाषित करेंगे? बिंदु क्या है? जब आप एक छोटे कागज के टुकड़े पर या एक बड़े कागज की शीट पर एक पेन का उपयोग करके एक बिंदु लगाते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने ठीक यहाँ एक छोटा सा बिंदु लगाया है, तो मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि ठीक है, इस तरफ यहाँ एक बिंदु है। मुझे नहीं पता कि आप देख सकते हैं या नहीं। आपको बिंदु देखना नहीं चाहिए। तो एक बिंदु को अंतरिक्ष के उस विशिष्ट हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है, जिसमें न तो कोई लंबाई होती है, न ही कोई चौड़ाई और न ही कोई गहराई, बिल्कुल भी नहीं। अब भले ही आप कागज पर एक बहुत ही छोटा सा बिंदु लगाएं, वह बहुत ही अधिक छोटा दिख सकता है और उसे देखकर आप यह बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इसमें वास्तव में लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो वह छोटा सा बिंदु वास्तव में काफ़ी बड़ा दिखता है और उसमें एक निश्चित लंबाई और चौड़ाई होती है, उसमें एक स्पष्ट आकार होता है। वह गोल या लगभग गोल दिख सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ है, क्योंकि केवल पूर्ण शून्य में ही कोई लंबाई, चौड़ाई और गहराई नहीं होती है और यह कुछ भी नहीं है। तो अब यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, इस तरह से एक बिंदु को पूरी तरह से परिभाषित करने के बाद आप एक रेखा को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? तो ज्यामिति ये कहेगी कि आप बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं को एक के बाद एक करके जोड़ दें और इस प्रकार वह एक सीधी रेखा बन जाती है। लेकिन यह मत भूलिए कि बिंदु को कैसे परिभाषित किया गया है। उसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई नहीं होती, इसीलिए वास्तव में वह अस्तित्व में नहीं है। वह एक अवधारणा है, वह एक विचार है। उसका कोई भौतिक रूप नहीं है। भौतिक यानी कुछ ऐसा जिसे आप अपनी आंखों से देख सकें या अपने हाथों से छू सकें। तो अगर एक बिंदु का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, तो एक रेखा का भी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एक रेखा तब बनती है जब आप कई बिंदुओं को एक के बाद एक क्रम में सजाते हैं, तो वह एक सीधी रेखा बन जाती है। तो ये अजीब है, बिंदु का अस्तित्व नहीं है, रेखा का भी अस्तित्व नहीं है।
अब उन्हीं रेखाओं का उपयोग करके आप एक त्रिभुज बना सकते हैं, एक आयत बना सकते हैं, एक वर्ग बना सकते हैं, एक वृत्त बना सकते हैं और कई अन्य आकृतियां बना सकते हैं। तो अगर उन सभी आकृतियों की उत्पत्ति एक ही बिंदु से हुई है, तो फिर वह आकृति भी वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। तो ये थोड़ा मज़ेदार है। हालांकि अपने स्कूल के परीक्षा में आप यह तर्क नहीं दे सकते, क्योंकि आपको कहना पड़ेगा कि बिंदु है, रेखा है, त्रिभुज है और कोण है। इन सभी चीज़ों को आपको समझाना और समझना होता है और उनके सूत्र भी याद रखने होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन के पीछे यह गहरा संदेह हमेशा रहता है कि जो आकृति हम अपनी आँखों से प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, वह वास्तव में केवल एक विचार है, और भले ही आप कोई भी आकृति देखें, वह वही है जो हम अपनी आँखों से सीधे तौर पर देखते हैं। इस तरह की बातें बच्चों के दिमाग को विस्तार देती हैं और शिक्षक इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि इसे कैसे उजागर किया जाए। फिर आप अगला सवाल पूछ सकते हैं कि दुनिया में, इस विशाल ब्रह्मांड में और आपके अपने भीतर भी हर चीज़ धीरे धीरे समय के साथ एक गोलाकार रूप क्यों ले लेती है। शुरुआत में यह अक्सर एक पूर्ण वृत्त या गोलाकार आकृति में नहीं होती है, बल्कि एक लंबी अवधि के दौरान विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों और प्रक्रियाओं के प्रभाव में यह धीरे धीरे और लगातार अधिक से अधिक गोलाकार होती चली जाती है। शायद वह पूरी तरह से वृत्त न हो, लेकिन किसी न किसी तरह गोलाकार आकार ले लेती है। अगर आप आकाश गंगा को देखें, भले ही वह सर्पिलाकार है, लेकिन वह भी किसी न किसी तरह गोलाकार हो जाती है। सारे तारे जो रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं, वे भी बिल्कुल गोल ही दिखते हैं। कोई और आकार क्यों नहीं होता है? सारे ग्रह भी तो पूरी तरह से गोल ही होते हैं। अगर आप पानी की एक छोटी बूंद की कल्पना करें, तो वह भी गोलाकार होती है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर आपके आसपास जो वस्तुएं हैं, अगर आप एक फूल को देखें तो अधिकतर फूल भी गोलाकार होते हैं। अगर आप किसी पेड़ को देखें तो पेड़ का ऊपरी हिस्सा आधे वृत्त की तरह एक छाप जैसा होता है। कुछ ऐसे होते हैं तो ऊपर का हिस्सा कोने जैसा दिखता है, लेकिन वह भी गोलाकार होता है। यहाँ तक कि पत्ते भी एक आकार ले लेते हैं, बिल्कुल गोल नहीं, लेकिन वे भी गोलाकार हो जाते हैं। वे जिगजैग या क्रॉस क्रॉस जैसे नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ तक कि अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में भी क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु भी आमतौर पर गोलाकार दिखते हैं। उनमें से कुछ पूरी तरह से गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होते, शायद उनके किनारे थोड़े खुरदरे और अनियमित होते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपेक्षाकृत नए और हाल ही में बने हुए हैं। कुछ समय बाद वे लगातार घूमते रहते हैं, घूर्णन करते रहते हैं, अपनी कक्षा में रहते हैं और अंततः वे धीरे धीरे वृत्ताकार होने के करीब आ जाते हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छा और विचारोत्तेजक सवाल है बच्चों से पूछने के लिए कि अगर किसी भी बिंदु का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर कोई भी आकार क्यों है और क्यों सभी आकार अंततः गोलाकार ही हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपकी आंखें भी गोलाकार हैं, आपका चेहरा भी कुछ हद तक गोलाकार है, आपकी नाक भी यहाँ गोलाकार है, आपकी नासिकाएं गोलाकार हैं। आपके कंधे गोलाकार हैं, आपकी उंगलियों के सिरे गोलाकार हैं। इन्हें देखना मजेदार है। अब बच्चों को आप यह भी समझा सकते हैं कि विशाल ब्रह्मांड में विभिन्न खगोलीय पिंडों और ग्रहों में गोलाकारता का मुख्य कारण क्या है, और वह है घर्षण का गहन और व्यापक विज्ञान संबंधी सिद्धांत, जो उनके निर्माण और गतिशीलता को प्रभावित करता है। अब यह बच्चों के लिए थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे सरल शब्दों में समझा सकें तो बच्चों की गहराई से और जटिल चीजें सीखने की क्षमता को कम मत आंकिए।
तो घर्षण के विचार को देखिए। घर्षण के दर्जनों प्रकार होते हैं, जैसे गतिशील घर्षण, द्रव घर्षण, ठोस घर्षण, हवा के कारण घर्षण, गुरुत्वाकर्षण के कारण घर्षण, वस्तु के चारों ओर धूल के कारण घर्षण, और यहाँ तक कि खाली स्थान में भी घर्षण होता है। तो ये थोड़ा अधिक विस्तार गहरा विषय है, जिसमें आपको जानकारी इकट्ठा करनी होती है, उसे एक साथ रखना होता है और बच्चों को समझाना होता है। लेकिन मैं बस यह संकेत देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ज्ञान की शिक्षा को और भी अधिक मज़ेदार और आकर्षक बनाया जा सकता है, ताकि बच्चों में एक जिज्ञासु और खोजी मन पूरी तरह से विकसित हो सके। यह बहुत अधिक मदद करता है अगर उनसे विस्तृत और गहन सवाल पूछे जाएं, उन्हें गहराई से टटोला जाए। तो इस तरह की गहन और विस्तृत जांच पड़ताल उनके ध्यान में उनके आसपास की कुछ महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बातों को लाना, ताकि वे सिर्फ देखकर और आगे बढ़कर हाँ यह वो है कहने के बजाय सवाल करना सीखें। यह ऐसा क्यों है और यह ऐसा क्यों नहीं है, ताकि वे स्वयं जांच कर सकें और सीख सकें, देख सकें और सीख सकें, और अवलोकन तथा जिज्ञासा के माध्यम से वे खुद को और अपने आसपास की दुनिया के ज्ञान को अधिक गहराई से और व्यापक रूप से खोज सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया वास्तव में बड़े होने का सबसे आनंददायक और संतोषजनक हिस्सा है। आपके बहुमूल्य ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते।